Good morning, everyone. Good morning, Jai Hind. Okay. तो सर लास्ट सेशन में हम लोगों ने मानव शरीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मानव शरीर से संबंधित दो टॉपिक्स कल हम लोगों ने देखा था, जिसमें जो पहला टॉपिक था वह था सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचालन तंत्र से, और जो दूसरा सिस्टम जो हमने पढ़ा था कल वो श्वसन तंत्र को लेकर था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर था। अब हमें दो और सिस्टम पढ़ने हैं मानव शरीर के, जिसमें एक सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा सिस्टम है तंत्रिका सिस्टम या आपका जो मस्तिष्क का जो पोर्शन है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो, जो मानव शरीर में जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मानव शरीर में से संबंधित जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो आपको सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचालन तंत्र और साथ ही साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उससे संबंधित सवालों के पूछे जाने के जो चांसेस है वो अधिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस आ सकता है, बट हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है वो थोड़ी कम होती है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। और मस्तिष्क वाला जो पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बट फिर भी हम लोग उनको पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले आपको याद होगा कि जब हम श्वसन तंत्र को पढ़ रहे थे तो श्वसन तंत्र में हमने देखा था कि जो कोशिका होती है उस कोशिका को भोजन चाहिए होता है ऊर्जा को बनाने के लिए। जैसे हमने देखा कि एक तरफ से उसको ऑक्सीजन चाहिए, पर दूसरी तरफ से उसको भोजन की भी आवश्यकता होती है, और भोजन के ही उपयोग करके ऑक्सीजन की मदद से वह ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। तो भोजन जो है वह कोशिका तक पहुंचाना है, और इस भोजन को कोशिका तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र के रूप में जानते हैं। कि हर एक कोशिका के पास उसका जो रिक्वायर्ड भोजन है, उसके लिए जो आवश्यक भोजन है वह उन तक पहुंच जाए, इसी को हम लोग सिंपली पाचन तंत्र के रूप में जानते हैं। तो देखते हैं, अगर हम लोग पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का आप ये जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हो। पाचन तंत्र में माउथ से लेकर पहले जो है हमारा ओरल कैविटी होगा, उसके साथ साथ टंग होगा यानी कि जीभ जो है वो होगी। ओके, उसके बाद ग्रास नली है, फिर स्प्लीन है, पेट है, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय, अनाशय एक्सेट्रा। तो ये हमारे मानव शरीर के अलग अलग अंग है। इन अंगों का क्या काम है इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले डाइजेशन को हम लोग एक होलसेल मैनर में, एक रफली एक मैनर में यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि मानव शरीर में भोजन कैसे कैसे बनता है और फिर क्या क्या स्टेज हो जाता है, मानव शरीर में भोजन का उपयोग कैसे होता है। इसको एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे। तो देखो, चलिए, सबसे पहले जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन हमारे माउथ में, हमारे मुंह में जाता है। मुंह में जाने के बाद, यह भोजन को डाइजेशन का प्रोसेस यानी कि पाचन का जो प्रोसेस है वह मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, खाना को खाने के बाद हम उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। चबाना का मतलब क्या है? जैसे हम उसको चबा रहे हैं मतलब हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको विभाजित कर रहे हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो पाचन तंत्र की क्रिया है, वह हमारे माउथ से ही, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले भोजन जब यहाँ पे जाएगा, भोजन यहाँ पे जाने के बाद इस पे दांतों के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, उसको काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, और इसमें टंग का भी इस्तेमाल होता है, इसमें जो हमारी जिह्वा है उसका भी इस्तेमाल होता है। अब देखो, जिह्वा के इस्तेमाल से और क्या क्या चीजें होती है इसको समझो। कि मान लो जो खाना है उस खाने को एक और केमिकल से मिक्स करना पड़ता है, जिस केमिकल का नाम होता है सलाइवा। सलाइवा जो है वह मौजूद होता है हमारे मुंह के अंदर ही, सलाइवा जो है वो मौजूद होता है, और उस सलाइवा से मिक्स करने का काम जो है वो टंग का है, वह जिह्वा का है। अब देखो, जैसे ये मिक्स होता जाएगा इसमें अनेकों टाइप के अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं जो फूड को यहां से डाइजेस्ट करना यानी कि भोजन को पचाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार भोजन का कुछ हिस्सा यहाँ पे टूट कर या यहाँ पे पचना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वह एक फूड पाइप या एसोफेगस के माध्यम से, या फिर ग्रास नली के माध्यम से
वह हमारे शरीर के नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है? तो पहला पार्ट होता है हमारे माउथ में, पहला पार्ट जो है वो हमारे मुंह में होता है, जहां पे फूड को पचाया जाना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है फूड पाइप का। फूड पाइप यानी ग्रास नली जो है वह यहां से खाना को लेकर नीचे की तरफ बढ़ती है और नीचे हमारे पेट तक पहुंचती है। ठीक है? जो स्टमक है या पेट है उसको आप देखोगे यह जे शेप का होता है। जे के आकार का हमारा पेट जो है वह देखने को मिलता है, जे के आकार का यह बना हुआ होता है। अब इस पेट में आने के बाद अब यहां पे देखो, ये जो हमारा फूड पाइप है, ये जो हमारा फूड पाइप है, ग्रास नली है, इसके माध्यम से यह हमारे पेट तक पहुंच गया। अब पेट में पहुंचेगा, पेट में फिर खाने को पचाने की प्रक्रिया जो है वो चलती है। अभी हम लोग एक होलसेल मैनर में इसको समझ रहे हैं, फिर डिटेल में इसको समझेंगे। तो पहले ये ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुंचा। पेट तक पहुंचने के बाद पेट में अब इसकी पाचन क्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट होगी। एक चीज याद रखना, ये जो ग्रास नली है, ये जो एसोफेगस या फूड पाइप है, यहाँ पे कोई भी पाचन क्रिया जो है वह नहीं होती। पाचन क्रिया जो है वो मुख में होती है, माउथ में होती है, और उसके बाद फिर से पेट में दोबारा स्टार्ट होती है। तो पेट में आने के बाद यहाँ पे अलग अलग फिर बैक्टीरिया मौजूद होंगे। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, हजारों हजारों की संख्या में बैक्टीरिया जो है वह मौजूद है, और यह बैक्टीरिया उन फूड को पचाने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उसके कई काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरीके से बाहर से आने वाले जो विषाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, उनको खत्म करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले उनको खत्म करेगा। साथ ही साथ जो अंदर हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, वह उस एसिडिक मीडियम में, उस अम्लीय माध्यम में वह जिंदा रह सकते हैं। तो उनके काम करने के लिए जो सुटेबल मीडियम है, उनके काम करने के लिए जो आवश्यक जो माध्यम है या एक आवश्यक जो पर्यावरण है, उसको बनाने की कोशिश करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहीं पे अलग अलग केमिकल्स की मदद से पाचन क्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन पाचन क्रिया का यह आखिरी हिस्सा नहीं है। यहाँ पे कुछ जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स है वह टूट जाएंगे, बट उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वह हमारी छोटी आंत में जाता है। जो हमारी छोटी आंत है, जो क्षुद्रांत्र बोलते हैं या क्षुद्रांत बोलते हैं या छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसमें फिर यह जो खाना है वो चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर का वह पार्ट है जहां पे पाचन क्रिया की आखिरी पड़ाव है। पाचन क्रिया की आखिरी पड़ाव जो है वह आपकी छोटी आंत है। आखिरी पड़ाव क्यों? क्योंकि इसके बाद पाचन नहीं होता। इसके आगे भी और बहुत सारे अंग हैं, बट उनमें पाचन क्रिया नहीं होती। पाचन क्रिया का जो लास्ट पार्ट है वो होता है आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत जो है वहीं पे पाचन क्रिया का लास्ट स्टेज है। पाचन क्रिया जब हम छोटी आंत में पहुंचते हैं तो छोटी आंत में अलग अलग जगहों से केमिकल्स आते हैं, जिसमें लीवर से बाइल जूस आता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है, और इंटेस्टाइन का अपना भी कुछ अलग अलग एंजाइम्स होता है। उन एंजाइम्स की मदद से इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और इसके बाद यहीं पे नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? एब्जॉर्प्शन का। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने फूड को इंजेस्ट किया, यानी फूड को हमने खाया। फूड को खाने के बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो प्रोसेस थी डाइजेशन की, कि फूड जो है वह डाइजेस्ट होने लगा। फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटी आंत में आने के बाद जब यह फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अब्सोर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या अब्सोर्प्शन जो है वो स्टार्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हालांकि हम लोग इसको आगे भी देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी जो उंगलियों के आकार की विलीज पाई जाती हैं, और इन विलीज का काम है कि फूड जो है, जो खाना जो पच चुका है, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अवशोषित करना। और एक बार जब वो उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है कि इनको अवशोषित करने के बाद उसको ब्लड में मिलाया जाता है, ब्लड के साथ उसको एसिमिलेट किया जाता है, ब्लड के पास उसको मिलाया जाता है, और ब्लड जो है फिर उसको कोशिका के पास लेकर जाती है, और कोशिका उसका इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बनाती है। तो डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है। यहां से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अवशोषण का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट होता है। अवशोषण किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली मौजूद होती है उसके द्वारा। इन विली के द्वारा इन जो अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है उनका अवशोषण होगा,
और अवशोषण होने के बाद यह पहुंच जाएगी हमारे ब्लड में या ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन होने के बाद यह हमारे कोशिका के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगी और कोशिकाओं को मिलेगी। लेकिन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक और पार्ट है जो है बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है उसमें भी कुछ ना कुछ काम होता है। उसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन उसमें जो बचा हुआ पानी होगा और बचा हुआ जो सॉल्ट होगा, यानी जो अलग अलग केमिकल्स होंगे, जो नमक होगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम, उसको अवशोषित करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यानी हमारी जो बड़ी आंत है वहां पे इसको बाकी जो बचा हुआ पानी और जो बाकी मिनरल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करता है हमारा बड़ी आंत, और फिर उसके बाद इस जो भी बचा हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे डाइजेशन का, ये हमारे पाचन तंत्र का पूरा एक ओवरव्यू है कि हमारे पाचन तंत्र में आखिर होता क्या क्या है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 प्रोसेस है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात्करण और निष्कासन। यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। ये 5 हमारे डिफरेंट पार्ट हैं जो पाचन तंत्र में होते हैं। तो देखते हैं इसी के आधार पर कि कहां पे क्या क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा हिस्सा है वह है माउथ का। माउथ का यह वो हिस्सा है जहां पे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि हम फूड का ग्रहण करते हैं। फूड को जब हम एक बार ग्रहण कर चुके हैं, खाने को एक बार हम ग्रहण कर चुके हैं, ये हमारे होता है माउथ में, हमारे मुंह में होता है। अब इसके बाद यहीं से पाचन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पाचन की प्रक्रिया यहां से स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेशन की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और यहां से स्टार्ट होने में जो सबसे मुख्य रोल जो आता है वो आता है दांतों का। दांतों के द्वारा फूड को चबाया जाता है, जो खाना है उसको चबाया जाता है। और चबाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े को और आसानी से तोड़ा जा सके। तो यहीं से हमारा मेन एक जो पाचन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। साथ ही साथ हमारे मुख के अंदर में मौजूद होता है सलाइवा। और सलाइवा जो सलाइवा है वो इस फूड को एक तरीके से एक अच्छे तरीके से तोड़ने में, दांतों के द्वारा इसको अच्छे तरीके से तोड़ने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो सेलेब्री अमाइलेज निकलेगा, सेलेब्री जूस जो निकलेगा, उसके द्वारा भी इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल पीसेज में तोड़ा जाता है। तो यहां से पाचन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई। पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद माउथ से कहां गया? माउथ से गया फूड पाइप में। फूड पाइप में एक बार जब ये फूड पाइप में पहुंचा, फूड पाइप में कोई ऐसा कार्य नहीं होता। फूड पाइप में बस फूड पाइप जो है, जो ग्रास नली है, वो सिकुड़ते जाती है, सिकुड़ती और फैलती है। और इसके माध्यम से जो हमारा भोजन है वो हमारे पेट तक पहुंच पाता है। तो सबसे पहले मुख से निकलकर फिर यह ग्रास नली में जाएगा और ग्रास नली के माध्यम से यह धीरे धीरे हमारे पेटों तक पहुंचेगा। एक बार जब यह पेट में आ जाता है, पेट जो है, अगर हम स्टमक की बात करें, जो हमारा पेट है उसमें जैसे ही ये आ चुका है, इसके आने के बाद यहां पे फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब हमारे स्टमक में 2 चीजें रिलीज होती है। हमारे स्टमक के अंदर में 2 चीजें रिलीज होती है। देखो, हमारे पेट के अंदर में 2 चीजें रिलीज होती है। एक का नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा का मतलब होता है म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भी यहां पे रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ ही साथ श्लेष्मा या फिर जो हमारा म्यूकस है वह रिलीज होता है। आखिर इनका काम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो, अगर हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, HCl की बात करें, तो HCl का 2 काम है। एक काम क्या है कि बाहर से अगर मान लेते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, हमारे खाने के साथ साथ अलग अलग बैक्टीरिया आएंगे, तो उन बैक्टीरिया को, उन जीवाणुओं को खत्म करने का काम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के
कारण होता है कि हमारे फूड के अंदर में जो बैक्टीरिया है जो बाहर से आए हैं उनको एक तरीके से खत्म किया जाए ताकि हमारे शरीर के अंदर में संक्रमण ना फैले। तो पहले तो उनको खत्म करने का काम जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा होगा। दूसरा, यह एक ऐसा माध्यम तैयार करके देता है, एक ऐसा मीडियम तैयार करके देता है जहां पे हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो अलग अलग जो जूस निकलेंगे, जो अलग अलग केमिकल निकलेंगे, वह सही से काम कर पाए। हमारे शरीर के अंदर में जो, पेट के अंदर जो अलग अलग केमिकल निकलेंगे फूड को पचाने के लिए, खाने को पचाने के लिए, उनको काम करने के लिए एक एसिडिक जो मीडियम है उसकी जरूरत होती है। उनको एक अम्लीय जो पर्यावरण है उसकी जरूरत पड़ेगी, अम्लीय वातावरण की जरूरत पड़ेगी, अम्लीय माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और उस अम्लीय माध्यम को प्रदान करने का काम जो है वो HCl करता है। फिर HCl के बारे में हम सबने सुना है कि यह एसिड जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर यह एसिड कहीं पे गिर जाए, अगर ये एसिड कहीं पे गिर जाए तो उसके कारण हमारा शरीर जो है वो डैमेज हो सकता है। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान देना कि एसिड हमारे शरीर के अंदर में जनरेट हो रहा है तो फिर हम उससे बच क्यों रहे। अगर यह एसिड हमारे शरीर के अंदर में बन रहा है तो फिर हम इससे बच कैसे पा रहे हैं। इसको बचने के लिए, इसको बचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है श्लेष्मा। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। म्यूकस जो है वह बिल्कुल बेसिक होता है और यह एसिड के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है। यह एसिड के प्रभाव को खत्म करने का प्रभाव करता है, सॉरी, खत्म करने का काम करता है। एसिड के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है। और यह हमारे जो पेट के जो परत है, पेट के जो अंदरूनी परत होगी, उस अंदरूनी परत पर मौजूद होता है यह म्यूकस, ताकि पेट को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाया जा सके। अन्यथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हमारा जो पेट है वो अंदर से करोड हो जाएगा, अंदर से वो खराब हो जाएगा और फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्टमक को, हमारे पेट को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस जो है वह मौजूद होता है। तो ये काम हो गया हमारे पेट के अंदर में। अब देखो, HCl और मीडियम का ये काम हमने तो देखा कि ये हमारे पेट में होता है। अब पेट के अंदर में अगर आप देखोगे तो हमारे पेट के अंदर के बाद, या पेट के बाद, यह जो खाना है वह उसके बाद पहुंचता है छोटी आंत में। पेट में एक बार पाचन क्रिया हो गई, पेट में मौजूद जो बैक्टीरिया है या पेट में मौजूद जो अलग अलग जो केमिकल होंगे उनकी मदद से फूड को तोड़ दिया जाएगा, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो हिस्सा आता है वह आता है छोटी आंत का। छोटी आंत की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग हिस्से होते हैं जिनको ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जानते हैं। अब छोटी आंत लंबाई में छोटी नहीं है। छोटी आंत की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वह बड़ी आंत से अधिक है। इसकी जो लंबाई है लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है और यह कॉइल होकर, एक तरीके से आप देखते हो जैसे आप रस्सी को एक जगह इकट्ठा करके रखते हो, ठीक वैसे ही इस छोटी आंत को एक जगह इकट्ठा करके हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है। अब यहां पर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, छोटी आंत को फिर हम छोटी आंत कहते क्यों है, हम लोग इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबाई में बड़ी होती है, फिर भी इसको हम छोटी आंत क्यों बोलते हैं? तो बड़ी छोटी है, छोटी बड़ी है। क्योंकि ये छोटा होता है बड़ी आंत से। हाँ देखो, एक सही इसका आंसर ये है कि ये जो छोटी आंत है इसकी चौड़ाई कम होती है। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे तो वह कम होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की तो वो काफी चौड़ी आंत होती है, उसके अंदर में जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कई गुना अधिक होगा। तो ये जो छोटी आंत है वो लंबी जरूर है, बट इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, इसके लिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। और छोटी आंत के अंदर में 3 हिस्से होते हैं जिनको ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, यह जो छोटी आंत है इसमें दो और जगहों से एक तरीके से आपका जो एंजाइम्स है वह मिलता है, या जो जूसेज है वह मिलता है। एक तो हमारा लीवर हो गया और दूसरा हो गया पैनक्रियाज, यानी कि यकृत और अग्न्याशय। इन दोनों जगहों से इसको प्राप्त होता है कुछ ना कुछ जूस। तो इसमें देखो, छोटी आंत जो है उसको लीवर से एक जूस मिलता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज जो है वहां से एक जूस प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। खैर, ये आपको याद नहीं रखना है, बट आप एक सिंपल चीज याद रखना, जो छोटी आंत है, छोटी आंत में छोटी आंत के साथ साथ लीवर और पैनक्रियाज यानी कि यकृत और अग्न्याशय, इन दोनों जगहों से कुछ ना कुछ एंजाइम्स जो है वह आएंगे। और जैसे ये एंजाइम्स आएंगे, अब यहाँ पे फूड का यानी कि हमारे खाने का जो लास्ट स्टेज है पाचन का, वह स्टार्ट होता है। जो आखिरी स्टेज है पाचन का, वो यहां से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन सभी में पाचन की प्रक्रिया होगी, और पाचन की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जो पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, देखो क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहां स्टार्ट होती है, कहां समाप्त होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख में स्टार्ट होती है और समाप्त हो जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद यह समाप्त हो जाती है। छोटी आंत के आगे बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो पाचन की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है, और पाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इसके अंदर स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अब देखो, मान लो ये छोटी आंत का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही ट्यूब का बना होता है। तो अगर ये ट्यूब का बना होता तो इसकी सरफेस एरिया क्या होती? सरफेस एरिया जो होती वो सिंपली इसका जो इसकी जो परत है, एक तो ये परत हो गई, दूसरी परत ये हो गई। यही दोनों पे एब्जॉर्प्शन होगा, यही दोनों पे अवशोषण होगा। लेकिन अगर अधिक मात्रा में अवशोषण करना है तो हमें जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाना पड़ता है। और वो कैसे बढ़ता है कि इसके अंदर मौजूद होता है छोटे छोटे जो उंगलियों के आकार के, या उंगलियों की तरह, उंगलियों के आकार के नहीं, उंगलियां तो काफी बड़ी हो गई, उंगलियों की तरह इसमें छोटे छोटे एक विल्ली जो है वह मौजूद होता है। और इस विल्ली का काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि ज्यादा मात्रा में अवशोषण हो सके, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके। इसीलिए इसमें विल्ली के आकार की जो आकृतियां है वह मौजूद होती है, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, वह एब्जॉर्ब हो पाए। तो यह काम होता है फाइनली आपके छोटी आंत में। और यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद यहीं से जो खाना है वह चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जाकर इसका होगा आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन। आत्मसात्करण या एसिमिलेशन जो है वह ब्लड में होता है, और ब्लड के माध्यम से यह फिर कहां पे पहुंच जाएगा? यह पहुंच जाएगा हमारे सेल के पास, हमारी कोशिका के पास। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे आउटग्रोथ है उनको कहा जाता है विल्ली। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। छोटी आंत में मौजूद है विलीज। इन विलीज के द्वारा होगा अवशोषण। अवशोषण के बाद वह मिल जाएगा हमारे ब्लड से, और ब्लड से मिलने के बाद यह पहुंचेगा कोशिका में, और कोशिका फिर अपना काम करेगी। अब यहां से जो बचा हुआ खाना है वो पहुंच जाएगा बड़ी आंत में। देखो, ये आपका 3 हिस्सा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो देखो, छोटी आंत में बनने के बाद यह पहुंचेगी बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है वह अधिक चौड़ी है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वह सिर्फ 1.5 मीटर के बराबर होती है। वहां हमने देखा क्या कि इसकी जो लंबाई है वो 5 से 6 मीटर के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत की जो लंबाई है वो लगभग 5 से 6 मीटर के बराबर ही होती है। सॉरी, 1 से 1.5 मीटर के बराबर ही होती है, 1.5 मीटर के बराबर होती है, बट इसकी चौड़ाई अधिक है। अब इस बड़ी आंत का काम क्या है? यह जो अपाच्य भोजन सामग्री है, जो बचा हुआ नहीं है, जो बच गया है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट है, उसमें से पानी को और कुछ लवणों को यहां पर अवशोषित करना, कुछ सॉल्ट को और कुछ पानी को एब्जॉर्ब करना, इसका काम है बड़ी आंत का। और यह बड़ी आंत जो है, यहाँ पे पानी का बस अवशोषण होता है, और साथ ही साथ कुछ लवण जो है उनका अवशोषण होता है। यहाँ पे पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। और इसके बाद जो बचा हुआ खाना है, जो अपाच्य भोजन है,
जो अवशिष्ट है वह हमारे मलाशय के थ्रू बाद में बाहर शरीर से हमारे निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है जो एक तरीके से हमारे शरीर को उस भोजन को प्रोवाइड करता है, उस भोजन को प्रदान करता है जिसकी मदद से हम बाद में ऊर्जा बनाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र है। आई होप ये क्लियर है। जीतू, आपको कोई चीज नहीं समझ में आया तो प्लीज बताएं। फूड बड़ी आंत में जो है वो फूड नहीं जाता, फूड जो है वो पहले से पच जाता है, और पचने के बाद जो बचा हुआ जो सामग्री है जो नहीं पच पाया है वह बड़ी आंत में जाता है। HCl सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करता है, वायरस को क्यों नहीं? देखो, वायरस को किल कैसे करेंगे? जो जिंदा ही नहीं है उसको आप किल कैसे करेंगे, पहले आप यही सोचो। देखो, जो करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे हैं, एक बार आप मैनेजमेंट से बात कर लो, सभी नोट्स उनके पास है, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में। देखो, अपेंडिक्स हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसका अब हमारे शरीर में उतना कोई इस्तेमाल नहीं है। अपेंडिक्स का इस्तेमाल तब होता था जब हमारे शरीर के अंदर में बहुत जब 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 हम कच्चा खाना खाते थे, जब हम कच्चा खाना खाते थे, मान लो कच्चा भोजन खा रहे हो, तो उस समय में उस सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती थी। पर धीरे धीरे मानवों ने पका हुआ खाना खाना स्टार्ट कर दिया, या ऐसा खाना जो हमारे शरीर के द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है, तो इसके कारण अपेंडिक्स का जो कार्य है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ये जो विली होता है वो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर ही है। ठीक है? हमारे शरीर में जो भी भोजन है, एसिमुलेशन का मतलब एसिमुलेशन, अच्छा ठीक है, चलो मैं एसिमुलेशन का मतलब बताता हूं। देखो, हमारे शरीर में जो भी भोजन है वो पेट के माध्यम से ही जाएगा, चाहे वो आप दूध पी रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, वो सभी इसी माध्यम से जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको पचाने के लिए अलग व्यवस्था होगी। इवन जो आप दवाई खाते हो, जो आप दवाई मान लो कोई पिल खाते हो, कोई दवाई खाते हो, वो भी इसी माध्यम से जाएगा। हमारा शरीर दो ही चीजों के लिए यहाँ पे काम करता है। एक हमारा श्वसन तंत्र है जो अलग काम कर रहा है, दूसरा हमारा पाचन तंत्र है। इसके अलावा शरीर में और कोई अंग नहीं है जहां पे जाकर यह पचेगा। तो जो भी चीज आप खा रहे हो, जो भी चीज आप खा रहे हो या पी रहे हो, वो इसी माध्यम से जाएगा, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज एक ये है, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण में क्या होता है कि एक बार जो विली है, जो विली लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे छोटी आंत में मौजूद होती है, उसके द्वारा फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने के बाद उसका आत्मसातकरण या एसिमुलेशन होता है। जैसे मान लो विली में तो चला गया, अब विली के बाद यह हमारे ब्लड में मिल जाएगा, यह हमारे ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड उस फूड को लेकर, उस पचे हुए खाने को लेकर अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। और यह जो प्रोसेस है ब्लड में मिलने से लेकर अलग अलग जगहों तक लेकर जाने का, हमारे शरीर में लेकर जाने का, इसी को हम बोलते हैं एसिमुलेशन या आत्मसातकरण। यानी कि जो फूड पच चुका है, अब उसको हम शरीर के अनुसार या शरीर के अनेक हिस्सों में ब्लड के जरिए जो पहुंचाते हैं उसको आत्मसातकरण बोलते हैं। यानी कि ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया उसको विली के माध्यम से, अब वो ब्लड में आ चुका है और ब्लड के माध्यम से फिर अलग अलग जगहों तक पहुंचेगा। ये एसिमुलेशन का प्रोसेस है।
दीपक देखो, आप सबसे पहले एक चीज समझो, आप जो भी चीजें बोल रहे हो पीडीएफ को लेकर, पीडीएफ मैं अपलोड नहीं करूंगा, पीडीएफ टेक्निकल टीम ही अपलोड करेगी। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार प्लीज उनसे कंसल्ट करें। मैं यहां से बस पीडीएफ सेंड करूंगा, वो अपलोड जो है वो टेक्निकल टीम ही करती है। किस सेक्शन में करती है वो आपको एक बार उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। और देखो, सभी लोगों को पीडीएफ मिल रहा है, तो अगर एक दो लोगों को नहीं मिल रहा है मीन्स आप नहीं खोज पा रहे हो उसको। और मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन ही बोला था कि आपको यहां से पीडीएफ मिल जाएगी और आपको उसका नोट्स बनाना है। एसिडिटी कब होती है? देखो, एसिडिटी तब होती है जब हम बहुत अधिक मात्रा में तेलीय पदार्थ को खाते हैं। जब हम अधिक मात्रा में तेलीय पदार्थ को खाते हैं तो उस केस में हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अधिक मात्रा में रिलीज होने के कारण एसिडिटी की समस्या जो है वो होती है। कि जब हम बहुत ही अधिक स्पाइसी या बहुत ही अधिक तेलीय पदार्थ खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको पचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में एसिड का निर्माण करता है। और इस एसिड के निर्माण के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वह देखने को मिलती है। फिगर आपको कहीं भी नहीं बनाना है। पहली बात आप ये समझो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कहीं भी आपको डायग्राम बनाने के लिए बायो में नहीं बोलेगा। आपको बायो से मैंने पहले दिन बताया कि इससे मेंस के सवाल नहीं आते। इससे जो आपके सवाल है वो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, और प्रीलिम्स में आपको कहीं पे भी डायग्राम नहीं बनाना है। आप क्लास 10th, जेई, नीट, इन सभी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक ही पाइप में होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आता है, लेकिन अलग अलग माध्यम से आता है। पैनक्रिया का अपना एक डक्ट टेप होता है, और जो लीवर है उसका अपना एक टेप, उसका अपना एक पाइप होता है, जिसके माध्यम से यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच पाता है। चलिए, जो देखो, ये हमारा जो यकृत है वो हमारा लीवर है। लीवर जो है, लीवर का एक सिंपल काम है बाइल जूस को निकालना। लीवर जो है वो हमारे शरीर के अंदर में बाइल जूस को निकालता है। ठीक है, एक सेकंड में आपको देता हूं। देखो, जो हमारे जो हमारे दो अलग अलग पार्ट है, एक है यकृत और एक है अग्नाशय। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? जो हमारा लीवर और जो पैनक्रियाज है उसका काम क्या होता है? लीवर के द्वारा एक बाइल जूस निकलता है। लीवर का बहुत सारा काम है, लीवर का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। लेकिन जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में लीवर की एक भूमिका होती है। लीवर जो है वह एक बाइल जूस को निकालता है, और बाइल जूस जो है वह फैट को और प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है। मेनली जो फैट और प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम जो है वो बाइल जूस के द्वारा होता है। ठीक वैसे ही ये जो अग्नाशय है, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस जो है वह निकलता है। और पैनक्रियाटिक जूस जब निकलता है तो पैनक्रियाटिक जूस हमारे शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है? तो ये दोनों काम होता है यकृत और अग्नाशय अग्नाशय का, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद लीवर और पैनक्रियाज है। आई होप क्लियर है। चलिए, देखो, पीडीएफ का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पीडीएफ को लेके आपको पहले भी बताया है। और आप लोगों को जो गूगल फॉर्म दिया गया है उससे संबंधित जो डाउट है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है?
तो उसमें जो भी डाउट है या आज के सेशन में भी जो डाउट रहेगा वो आप मुझे बताइएगा। हम लोग इसको लेकर स्पेशली एक डाउट सेशन करेंगे जिसमें पहले से मेरे पास आपके क्वेश्चंस होंगे और उसके अनुसार मैं दे दूंगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसमें जो आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो इसमें आते हैं उसमें तो सिंपली आपके पीडीएफ और इसके ही क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क का जो तंत्र है उसके बारे में। हमारे मस्तिष्क के तंत्र में दो तीन मेन चार हिस्से होते हैं, दो चार मेन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वह हमारे मस्तिष्क का है, दूसरा जो हिस्सा है वह है सुषुम्ना या फिर मेरुरज का है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वह हो गया मेरुरज, मेरुरज्जु या फिर सुषुम्ना या फिर हमारी मस्तिष्क, नसें और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यह हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है। यह चार हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है। अब इनका क्या क्या काम होता है इसको थोड़ा एक बार समझ लेना। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी जो पांच जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से हमें बाकी चीजों के बारे में मालूम चलता है। एक हमारी होती है आंखें, आंखों के माध्यम से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाना, समझ पाना, इसको हम देखते हैं ज्ञानेंद्रियों की मदद से। दूसरा हमारा जो हिस्सा आता है वो हमारे शरीर के अंदर में मौजूद जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, इसका काम होता है मस्तिष्क तक इन सभी जो ये जो हमारे अलग अलग जो मैसेजेज हैं उनको पहुंचाने का काम जो है वह नर्व्स का होता है या नसों का होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और एक होता है मस्तिष्क। तो इन सभी का क्या काम है इसको एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं की, ज्ञानेंद्रिया की। ये कितनी होती है? पांच। पांच में क्या क्या है? पांच में मौजूद है हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, जिह्वा और जो हमारी त्वचा है, जो हमारी चमड़ी है, वो हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया होती है। पांच ज्ञानेंद्रिया ही होती है और ये पांचों ही ज्ञानेंद्रिया होती है। एक के माध्यम से हम किसी चीज को देख पाते हैं, दूसरे के माध्यम से हम किसी चीज की जो गंध है उसको मालूम कर पाते हैं कि सुगंध है या दुर्गंध है, इसको हम समझ पाते हैं, वह है हमारा नाक। जिह्वा के माध्यम से हम किसी चीज का टेस्ट जो है वह मालूम कर पाते हैं कि वह किस प्रकार का है। इसके साथ साथ कान के माध्यम से हम किसी चीज को सुन पाते हैं और त्वचा के माध्यम से अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, अगर हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वह किस प्रकार का पदार्थ है। तो ये पांच चीजें जो है वो हमारे ज्ञानेंद्रिया है जो हमारे मस्तिष्क को, जो हमारे पूरे शरीर को अपने आसपास के वातावरण के बारे में सजग करती है। हमारे आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में सजग करने का काम जो है इन पांच ज्ञानेंद्रियों का है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो एक नर्व सेल होता है, नर्व सेल का सिंपल सा काम है, यह हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, गर्म तवे पे हाथ रखते ही आप तुरंत वहां से अपने हाथ को हटा लेते हो, अनटिल अनलेस कि आपको कुछ इस प्रकार का शपथ लेना हो कि हाँ आज मैं गर्म तवे पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ, वो अलग बात हो गई। बट जैसे ही आप किसी भी गर्म सब्सटेंस को छुएगो, किसी भी गर्म पदार्थ को छुओगे, उसके बाद तुरंत अपने आप हाथ को आप वापस खींच लेते हो। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम एक मैसेज भेजते हैं अपने ब्रेन तक, अपने मस्तिष्क तक हम एक मैसेज भेजते हैं कि ये गर्म है, अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। मस्तिष्क तुरंत एक इंस्ट्रक्शन देता है, तुरंत एक आदेश देता है कि आपको अपने हाथ को वापस खींचना है, अपने हाथ को वापस खींचना है। और यह जो हमारा काम है वह, यह मैसेज जो ट्रांसमिट हुआ हमारे त्वचा से लेकर हमारे मस्तिष्क तक, इस त्वचा के इस मैसेज को ट्रांसफर करने का काम जो है, इस मैसेज को एक रास्ता प्रोवाइड करने का काम जो है वह नसों के द्वारा होता है, नर्व्स के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स होते हैं, इन नर्व्स का काम है इन मैसेजेस को, इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ये इसका काम है। अब इससे बड़ा काम जो एक आता है वह है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का। इस स्पाइनल कॉर्ड के काम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो एक एग्जाम्पल की मदद से समझो, एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, कि यहां से एक हाईवे स्टार्ट हुई, एक हाईवे है,
जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हो। दूसरा, आपने लखनऊ से चलना स्टार्ट किया, अलग अलग गांव प्रदेश अलग अलग जगहों से घूमते घामते, और फिर इस तरीके से जैसे आपको रास्ता मिलता गया फिर आप दिल्ली तक पहुंचे। दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता ये है कि आप हाईवे लो और सीधा दिल्ली तक पहुंच जाओ। दूसरा, आप अलग अलग गांव गलियारों से घूमते हुए, अलग अलग शहरों से घूमते हुए फिर दिल्ली तक पहुंचो। मान लो जिस दिन आप घूमने के मूड से निकले हो, आपको लगा हो कि चलो और क्या ही काम करना है, तो फिर आप ये गांव वाला रास्ता अपना सकते हो। लेकिन जब आपको कहीं पे अर्जेंटली पहुंचना है, मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरा और उस फॉर्म का जो एग्जामिनेशन है, उस परीक्षा जो है वो दिल्ली में होनी है, तो फिर आप गांव घूमते हुए नहीं आओगे। आप सबसे पहले वाली हाईवे पकड़ोगे और डायरेक्ट सोचोगे कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली पहुंच जाए। ठीक ऐसा ही कुछ काम हमारे मस्तिष्क के साथ और हमारे शरीर के अंदर में होता है। हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग जो हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां है वह जुड़ी होती है एक ऐसे ही हाईवे से, और उस हाईवे का नाम जो है वह है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उस हाईवे का नाम है हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु या सुषुम्ना, यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड का नाम है। और यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस दिल्ली को आप रिप्लेस कर दो यहां पे ब्रेन से। इस दिल्ली की जगह आप यहां पे डाल दो ब्रेन, और इसकी जगह हमारे लखनऊ की जगह डाल दो कि हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हो गए लखनऊ। तो अब आपको लखनऊ से यानी कि आपके बॉडी पार्ट से कोई ब्रेन को तुरंत मैसेज भेजना है। जैसे कि हमने अभी किसी तवे को टच किया, तवे को टच करने के बाद लगा कि ये बहुत ही गर्म है, तो यह तुरंत मैसेज पहुंचाना है ब्रेन तक कि क्या काम करना है। अब ये मैसेज अगर इस तरीके से घूम कर जाएगा तो उसमें कई समय लग जाएगा, इसीलिए कि हाईवे को होकर जाता है, और उस हाईवे का नाम है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, यह हमारे मैसेजेस को एक तरीके से तुरंत, बहुत ही त्वरित रूप से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो अलग अलग जो नर्व्स होंगे, हमारे जो अलग अलग नर्व सेल्स होंगे, वह जुड़े होंगे इस स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वह मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ये वो वाला हाईवे है जो हमारे शरीर के लास्ट तक पहुंचता है, हमारे बैकबोन के लास्ट तक पहुंचता है, और शरीर के अनेक हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। और यहीं से नर्व्स जो है वो आसानी से हमारे ब्रेन तक जो मैसेज है वो पहुंचा पाते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो हमारे शरीर के अनेक हिस्सों तक मैसेज को समय पे पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं होगा। इनको समय से हम नहीं पहुंचा सकेंगे, समय से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हो सकता है कि आपने तवा को छुआ, 2-3 मिनट के बाद आपको मालूम चला अच्छा ये गर्म है, यहां से हाथ हटा लेना चाहिए था। तो अगर इस तरीके से होता तो हमें बहुत अधिक चोटें आती, हमें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता। अब देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रीढ़ की जो हड्डी है, इसका जो पूरी संरचना है उससे संरक्षित होती है। इसको वहां पे संरक्षण दिया जाता है, इसको बचा कर रखा जाता है। अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड की सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी तरीके से रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए, कोई सूजन हो जाए, वहां पे पानी जमा हो जाए, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चोट हो जिससे कि रीढ़ की हड्डी और वो जो पूरा कॉलम है उसमें अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, सुषुम्ना जो है वह प्रभावित होगा, जो मेरुरज्जु है वह प्रभावित होगा। और उस कंडीशन में, उस केस में फिर हमारे शरीर के अंगों का कार्य करना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं। जो नॉर्मल काम है हमारे शरीर का वह करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? सीधा सा लॉजिक है, हमारे शरीर के अंदर में जो भी गतिविधियां होती हैं, हमारे शरीर के अंदर में जो भी गतिविधियां होती हैं वह मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार होती हैं। मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार होती हैं। जैसे आप सिंपली सोच कर देखो कि जब आप दौड़ते हो, अगर आप लोगों का बाकी डिस्कशन चल रहा हो तो मैं चैट डिसेबल कर देता हूं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो बोले, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूं, नहीं तो मैं फिर डिसेबल कर देता हूं। मैंने आप सभी को बोला है जो आपका मैसेज है उसको लास्ट के लिए बचा के रखो, या फिर आप गूगल फॉर्म डाल दो। चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए।
जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इतना महत्वपूर्ण है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप यहां पर एक चीज को समझना कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं से भी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं से भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, ठीक है, या कहीं से भी मान लो सूजन हो गया, पानी भर गया या कुछ भी हो जाए, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में फिर क्या होगा कि हमारे शरीर के अनेक हिस्सों तक मैसेज पहुंचा पाना पॉसिबल ही नहीं होगा, मैसेज को पहुंचा पाना वहां तक पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर मान लो कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद हो सकता है उनको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत चोट आई हो, लेकिन चोट के कारण धीरे धीरे सूजन होने लगे, और सूजन होते होते जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए, थोड़ा बहुत ही प्रभावित हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जैसे प्रभावित होगा उसके बाद उस व्यक्ति की जो चलने की जो क्षमता है वही खत्म हो जाएगी। देखो, जब भी हम चलते हैं, जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, अपने हाथों से कुछ करते हैं, तो ये सभी काम जो है वो हमारे मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार होता है। आप सोच कर देखो, हमारा जो माइंड है वह एक टाइम में कितनी चीजों को परफॉर्म करता है, एक ही समय में हमारा माइंड जो है वो कितनी चीजों को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे आप अभी कहीं पे अपने रूम में बैठे हो, अगर आप क्लास देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो इस समय में आपके मस्तिष्क के द्वारा क्या क्या चीजें रेगुलेट हो रही है उसको देखो। जैसे आप क्लास देख रहे हो तो आप किसी चीज को देख रहे हो, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उल्टा देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने में कोई स्क्रीन होगा, वो आपके मस्तिष्क में उल्टा बन रहा होगा। उल्टा बनने के बाद इस मस्तिष्क का काम क्या होता है कि उसको चेंज करना, उसको सीधा करना। इसके साथ साथ जो आप साउंड सुन रहे हो, जो आपको साउंड नजर आ रहा है, जो साउंड सुनाई दे रहा है, उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके माइंड तक भेजना। इसी समय में आपके जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो श्वसन क्रिया है, वह भी चल रही होती है, उसको रेगुलेट करना। आपका जो हार्ट बीट है, जो आपकी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करना। आपके शरीर के अंदर में जो रक्त का संचार चल रहा है उसको कंट्रोल करना। आप अगर कुछ लिख रहे हो तो उस समय आपके हाथ को भी, जैसे आपका हाथ किस तरीके से लिखेगा, मान लो जैसे आपको अगर लिखना है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी लिखने के समय में अभी जैसे मैंने मान लो ए बी सी और डी लिखा, तो ए बी सी और डी लिखने के समय में आपने देखा होगा कि मैंने सोचा नहीं कि हाँ बी कैसे लिखा जाता है। या फिर आप भी अगर लिखते हो, मान लो आपने लिखना स्टार्ट किया एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका हाथ चल रहा है। ये हाथ को, इस इंस्ट्रक्शन को किसने दिया? यह जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपके मस्तिष्क के द्वारा लिख दिया गया है कि यह आदमी जो है वो सोच रहा है कि हमें एक्स लिखना है, वाई लिखना है, जेड लिखना है, तो हाथ को इस तरीके से घूमना है। या आप जब दौड़ते हो तो दौड़ने के क्रम में आपका एक पांव आगे बढ़ता है तो पीछे पीछे वाला पांव फिर उसको कैसे करेगा, यह सभी चीजें हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर इंपैक्टेड होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर प्रभावित होता है, तो हमारे सभी सिस्टम के पास, हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के पास इन चीजों का पहुंच पाना, इन मैसेजेस का पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा, इन मैसेजेस को पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा। और उस समय में ना तो आदमी सही से चल पाएगा, ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। और स्पाइनल कॉर्ड कई चीजों से प्रभावित होता है। आप किस तरीके से पोस्चर में खड़े हो, किस तरीके से अपना काम करते हो, आपकी लाइफ सेडेंट्री है या एक्टिव है, इन सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है, ये एक हाईवे के तरीके से काम करता है। जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो त्वरित क्रिया होती है, त्वरित प्रतिक्रिया होती है, उसमें भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही हेल्प करता है। नहीं तो फिर क्या होता कि हम, मान लो आप घर से बाहर निकले, जैसे अभी धूप का समय आ गया, अभी गर्मी का समय आ गया, आप नंगे पांव बाहर निकले, आपने चप्पल वगैरह कुछ नहीं डाली और आप बाहर निकल गए, रोड पर आप गए, रोड बहुत तप रही है, मान लो गर्मी से बहुत ज्यादा रोड तप रही है, बट आप उस पर चलते जा रहे हो, आपके मस्तिष्क को यह संदेश नहीं मिला कि हाँ यहां से हटना है। तो उस केस में क्या होगा, आप कुछ दूर तक चलते जाओगे, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि आपकी जो त्वचा है, नीचे की जो त्वचा है, नीचे की पैरों की जो छाल है वो जल गई है। तो ये सारी समस्याएं हो जाएंगी अगर हमारा मस्तिष्क और ये सारे सिस्टम जो है वो काम ना करे तो। और ये स्पाइनल कॉर्ड का सबसे मेन यहाँ पे रोल होता है कि शरीर के सभी अंगों को मस्तिष्क से जोड़ कर रखने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से पे, मेन हिस्से पे, और हमारा जो मेन हिस्सा है वह है ब्रेन का। हमारे ब्रेन के हिस्से को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। ये तो डिफरेंट है,
लेकिन हमारे शरीर के हिस्से को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमारे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में जो विभाजित किया जाता है, आगे का हिस्सा, अग्र हिस्सा, मध्य हिस्सा और पीछे का हिस्सा। हमारे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, आगे का, मध्य का और पीछे का। 3 हिस्से होते हैं हमारे मस्तिष्क के। अब इन 3 हिस्सों की अगर हम बात करें तो इनके कार्यों की बात कर लेते हैं कि आखिर यह काम क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन यानी कि हमारा जो पीछे का जो हिस्सा होता है, जो हमारे मस्तिष्क का पीछे का जो हिस्सा है, इसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से भी जानते हैं या हाइंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब यह जो हमारा मेडुला है या हाइंड ब्रेन है, इसका काम क्या है ये समझते हैं। हमारे शरीर में जो भी ऐसी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर में जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हम सभी का कोई योगदान नहीं है, जिसमें हम सभी का कोई योगदान नहीं या फिर हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है, वह सभी क्रियाएं होती है इस मस्तिष्क के पिछले हिस्से से। जो मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा है उसके द्वारा यह सभी क्रियाएं होती है। जैसे मान लो आपकी हार्ट बीट, मान लो जैसे आपने दौड़ना स्टार्ट किया, जैसे आप दौड़ना स्टार्ट करते हो आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, आपकी जो हृदय गति है वह बढ़ जाती है। जैसे आप अगर बैठे हुए तो उस समय में आपकी हार्ट बीट जो है वो कम है। अलग अलग सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट जो है वो चेंज होती रहती है। हार्ट बीट का काम क्या है आपको मालूम है। हार्ट तभी बीट करता है जब आपको एनर्जी की जरूरत हो, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, यह ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जैसे ही आपके शरीर को लगेगा कि अधिक एनर्जी की जरूरत है, हार्ट तेजी से बीट करेगा। जब आपको लगेगा कि इतनी अधिक जरूरत नहीं है तो सामान्य रूप से हृदय गति जो है वो चलती रहती है। तो अब देखो यहां पे आप समझना कि मान लेते हैं हम हाइंड ब्रेन की देखें तो हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त का संचार हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर में जो भी इस प्रकार की क्रियाएं हो रही है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वह सभी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो भी बाकी जितना भी इंटरनल प्रोसेस है, हमारे शरीर में एक पत्ता भी हिलता है, हमारे शरीर के अंदर में एक पत्ता भी हिलता है तो वह मस्तिष्क की इजाजत से हिलता है। हमारे शरीर के अंदर में एक किसी कोशिका का विभाजन होता है तो उस कोशिका का विभाजन भी मस्तिष्क के अनुसार होता है। कितना कोशिका विभाजन होगा, कितना नहीं होगा, यह सभी चीजें हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं होती बट वो नियंत्रित जरूर होती है। नहीं तो देखो अगर नियंत्रित नहीं होती तो फिर तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो शरीर के जो अलग अलग अंग है, उनका साइज तो कुछ भी हो सकता था। उनका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता था, बहुत छोटा भी हो सकता था, लेकिन एक आइडियल साइज जो है वह मौजूद होता है। इसका सिंपल सा कारण है कि यह सभी चीजों को मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारे हाइंड ब्रेन का काम है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरा आता है मिड ब्रेन, जो हमारे मध्य हिस्सा है, जो हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का जो मध्य हिस्सा है, उसका क्या काम है उसको समझते हैं। हम जब भी कहीं पे चल रहे हो, जैसे मान लो आप कहीं पे बैठे हुए हो, आप कहीं पे चल पा रहे हो, तो इस सभी में आपका एक पोस्चर होता है। आप एक पोस्चर में खड़े होते हो, आप एक पोस्चर में चल पाते हो, कहीं दौड़ पाते हो। तो ये सभी जो पोस्चर है, ये जो पोस्चर है आपका, उसको मेंटेन करने का काम जो है वह मिड ब्रेन का होता है। जैसे आप मान लो कहीं पे आप खड़े होकर चल पा रहे हो या बैठ पा रहे हो या कुछ भी काम कर पा रहे हो, तो ये जो पोस्चर आपका कंट्रोल होता है, जो आपकी स्थिति रहती है उस समय, उस पोस्चर को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का है। हमारे मसल्स के बीच में, हमारे जो अलग अलग मांसपेशियां हैं, हमारे अलग अलग जो अंग है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है। जैसे मान लो आपने चलना स्टार्ट किया, तो मान लो आपको चलना है, अगर आप सिर्फ एक पैर उठाने का निर्णय आपका होता है, पैर को उठाने का निर्णय आपका होता है, लेकिन उन पैरों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। मान लो एक पैर आपका बहुत आगे बढ़े, दूसरा थोड़ा ही आगे बढ़े, एक पैर बहुत आगे बढ़ा लो आप, दूसरा नहीं बढ़ पाए, तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, जैसे मान लो जब आप दौड़ते हो तो आपको मालूम है कि आप एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से दौड़ रहे हो, आपके दोनों पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, आपके हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, और यह जो कोऑर्डिनेशन है वह पॉसिबल हो पाता है हमारे मिड ब्रेन के माध्यम से। हमारा जो मस्तिष्क का जो मध्य हिस्सा है वह हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच में नियंत्रण स्थापित करता है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, और उनके
उनके जरिए हमारे शरीर को किसी भी कार्य को करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है? और फिर आता है हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में होता है। यह हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में होता है, और इस हिस्से में क्या होता है इसको आप समझना। ठीक है? देखो, वह हर एक चीज जो आप सोच पा रहे हो, ठीक है, वह हर एक चीज जो आप सोच पा रहे हो, वह सभी आपके फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है? जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, किसी क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो, आप किसी चीज को याद कर पाते हो, आप किसी चीज को मेमोराइज करते हो, किसी चीज को याद करते हो, किसी चीज कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, कोई सिचुएशन का हल निकाल पाते हो, आपके जो आईक्यू है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उस सभी का स्रोत है आपका फोर ब्रेन। आपकी जो भी इंटेलिजेंस और बाकी जितनी भी चीजें हैं, उनका जो काम है वह फोर ब्रेन में होता है। और इस फोर ब्रेन पे आपका पूरा नियंत्रण होता है। इस फोर ब्रेन पे आपका पूरा नियंत्रण होता है। इसीलिए बोला जाता है मस्तिष्क सभी के पास होता है, उसका उपयोग करना होता है। मस्तिष्क सभी के पास होता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर आप उसको लगातार उपयोग करोगे तो वह और अधिक बेहतर होता जाएगा, वह और बेहतर होता जाएगा। तो मस्तिष्क के द्वारा ही इन सभी चीजों को नियंत्रित किया जाता है। एक और चीज, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हमारे अंदर में जितने भी इमोशंस हैं, हमारे शरीर के अंदर में, या सॉरी, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, इमोशंस का मतलब होगा जो, जैसे अगर आपको मान लेते हैं किसी से प्यार है, मान लेते हैं आपके माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्यार है, या किसी से भी प्यार है, उन सभी चीजों को आपका फोर ब्रेन डिसाइड करता है। तो आप किसी से दिल से प्यार नहीं करते, आप किसी से दिमाग से ही प्यार करते हैं। ओके, तो आपके इमोशंस के लिए, आपके खुशी के लिए, आपके गम के लिए आपका मस्तिष्क जिम्मेदार है। अगर आप गम में होना चाहते हो, अगर आप सैड होना चाहते हो किसी सिचुएशन में, तभी आप सैड हो सकते हो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रह सकते हो। यह सभी आपके फोर ब्रेन के अनुसार होता है, अपनी जो मस्तिष्क है उसके अनुसार होता है। आप अगर गुस्से में हो तो भी अपने फोर ब्रेन के अनुसार हो, अगर गुस्से में नहीं हो तो भी अपने फोर ब्रेन के अनुसार हो। तो जो भी है इमोशंस, लव, एंगर, हेट, जो भी इमोशंस है, वह सभी इमोशन आपके फोर ब्रेन से ही आता है, आपके मस्तिष्क के अगले हिस्से से ही आता है। जो भी आपकी कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, जो भी आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, वह कंट्रोलेबल एक्टिविटी आपके मस्तिष्क के अगले हिस्से से होता है। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ पेंट करना है, कुछ ड्राइंग करनी है, कोई गाना गाना है, या कुछ भी करना है, यह सभी आपके मस्तिष्क के अगले हिस्से के द्वारा नियंत्रित होता है। और यह वह हिस्सा है जिसको आप अपने अनुसार डेवलप करा सकते हो। आप क्या चाहते हो, आपकी किस चीज में रुचि है, यह सभी आपको यहीं से डिसाइड होता है। आपको कई बार लगेगा कि मुझे ये चीज पसंद है या कोई चीज पसंद नहीं है। तो अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं कि इनहेरेंट है, उसको आपने खुद के अंदर वो सेट करके रखा है कि आपको वो चीज पसंद नहीं है। या अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो उसको भी आपने खुद के लिए बना कर रखा है कि ये चीज आपको पसंद है। इस पे आपका पूरा नियंत्रण होता है। इन चीजों पे आपका पूर्ण नियंत्रण होता है कि आपको क्या पसंद करना है, क्या नहीं पसंद करना है। यह आपके माइंड का ओरिजिनल सेटअप नहीं होता। अगर आपको कोई टेस्ट, जैसे आपको कोई खाना पसंद है, कुछ चीज आपको खाना पसंद हो सकता है, कुछ चीज आपको खाना पसंद नहीं हो सकता है। यह सभी चीजें आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। आप चाहो तो किसी चीज को लाइक कर सकते हो, किसी चीज को डिसलाइक कर सकते हो। कोई टेस्ट जो है, कोई खाना जो आप खाते हो, वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपके मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि किसी और चीज पे। तो यह सभी चीज जिसमें आप डिसीजन ले सकते हो, वह आपके फोर ब्रेन के माध्यम से होता है। आई होप क्लियर है। चलिए, तो आई होप क्लियर है सब। मैंने आपको एक चीज बहुत ही क्लियर बोला है, आपके हार्ट बीट को आपका मिड जो हाइंड ब्रेन है वह कंट्रोल करता है। और हार्ट बीट क्यों बढ़ती है, मान लो आपने किसी चीज के बारे में सोचा, आपको लगा कि हाँ इस बारे में, या उस चीज से आप रोमांचित हुए, तो फिर आपका हार्ट बीट उसको कॉरस्पॉन्ड करने के लिए बढ़ता है, आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए बढ़ता है। इसके अलावा हार्ट का कोई रोल नहीं होता।
हार्ट एक मस्कुलर पंप है। अपने घरों में आपने इलेक्ट्रिक पंप लगाया होगा जो पानी को नीचे से निकालकर आपके टंकी तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में एक इसी तरीके का इलेक्ट्रिक पंप जो है वो लगा हुआ है, एक मस्कुलर पंप लगा हुआ है जिसको हम हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट का कोई रोल नहीं है। तो लव साइन में जो लोग हार्ट का साइन बनाते हैं उनको मस्तिष्क का बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी डिसीजन होता है वो मस्तिष्क से होता है, वो हार्ट से कुछ भी नहीं होता। चलिए, इसके आगे हम लोग ह्यूमन माइंड के अलग अलग सेक्शंस के बारे में हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अमाशय मीन्स आपका पेट, स्टमक। अमाशय का मतलब होता है आपका पेट या स्टमक जो है उसी को अमाशय बोलते हैं। ओके, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन का काम है हमारे शरीर के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखना, सामंजस्य को बनाए रखना अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। और बाकी इन चीजों को हम लोग एक बार कल फिर से डिस्कस करेंगे, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को। ठीक है, तो लेट्स मीट टुमारो और बाकी सभी चीजों को डिस्कस करते हैं।